पहले अपने को जब अपन उन्नत बीज के गुण की विशेषता हो गई थी, अब अगला टॉपिक है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। जो इसी में है, बीज वाले में है, वो है बीजों के प्रकार या बीजों उत्पादन। अब बीजों के प्रकार और बीजों उत्पादन से आप क्या समझते हो कि अपने को क्या है कि बीजों की किस स्टेप से या किस किस प्रकार की स्टेप है वो अपने गवर्नमेंट या फिर सीड एक्ट के तहत कौन कौन से जो कंपोनेंट है जिनको अपन बीजों उत्पादन में काम में लेते हैं और किस प्रकार अपन बीजों का जो उत्पादन करते हैं। अब इसमें बात कर रहे हैं अपन बीज के प्रकार। इसको बीज के प्रकार भी बोल सकते हैं या बीज की अवस्थाएं भी बोल सकते हैं या बीज उत्पादन की अवस्थाएं भी बोली जा सकती है। इसमें पहला है वो है मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड या न्यूक्लियस बीज। जो मूल केंद्रक और न्यूक्लियस बीज है वो बीजों उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है, इसको कह सकते हैं बीजों उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था। और इसी प्रकार ये चार प्रकार के जो बीज के बीजों उत्पादन के प्रकार है। वैसे यदि अपन बात करते हैं तो एक पंजीकृत बीज और आता है, लेकिन पंजीकृत बीज है वो इंडिया में इन अवस्थाओं में या बीजों के प्रकार में नहीं है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सा प्रकार है जो भारत में बीजों उत्पादन में उपयोग में नहीं लिया जाता, तो वो है पंजीकृत बीज। अब पहले जो बीज है उसके प्रकार पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि मूल केंद्रक या न्यूक्लियस बीज ये क्या होता है कि यह बीजों उत्पादन की पहली स्टेज होती है और इसमें क्या है आनुवंशिक शुद्धता है वो 100% रहती है, मतलब 100% है वो प्योर होता है, मतलब किसी प्रकार का उसमें एडल्ट्रेशन या किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है। उसके बाद में जो भौतिक शुद्धता की बात करते हैं तो भौतिक शुद्धता भी है वो इसमें 100% होती है। और इसमें एक है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैग नहीं लगा होता। टैग साधारणतः आपने देखा होगा, कोई भी आप मार्केट से सीड लेके आते हो तो उसके ऊपर है कागज का कुछ टैग लगा हुआ होता है, तो उसे टैग कहते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का टैग है वो लगा नहीं होता और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में उपलब्ध होता है, क्योंकि ये प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है। ये प्रारंभिक अवस्था होती है, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में तैयार होता है, क्योंकि ये सीड है वो डायरेक्ट किसान को नहीं दे सकते क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ही कम होते हैं। अब उसके बाद में इसी जो अवस्था है इससे बीजों का गुणन किया जाता है। तो इसके बाद में दूसरी अवस्था है वो है प्रजनक या ब्रीडर सीड। प्रजनक या ब्रीडर सीड है वो भी जो मूल केंद्रक की तरह ही तैयार किया जाता है, लेकिन ये मूल केंद्रक का गुणन है। अब उसमें भी आनुवंशिक शुद्धता है वो 100% रहती है और भौतिक शुद्धता है वो भी 100% रहती है, लेकिन इसमें क्या है टैग लगा हुआ होता है, जबकि मूल केंद्रक में किसी प्रकार का कोई टैग नहीं था। और इसमें टैग लगा होता है वो होता है पीले रंग का, और ये किसकी देखरेख में किया जाता है, प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं, ये एनएससी लिखा हुआ है। एनएससी क्या है, ये है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो राष्ट्रीय स्तर का बीज उत्पादन करती है और राष्ट्रीय बीज निगम है जिसकी स्थापना 7 मार्च 1963 में की गई थी। और ये राष्ट्रीय स्तर के जो भी बीज उत्पादन किए जाते हैं वो इसी निगम में किए जाते हैं। अब उसके बाद आती है वो है आधार या फाउंडेशन सीड। आधार या फाउंडेशन सीड होता है उसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है वो 99.9% होती है और भौतिक शुद्धता है वो 98% होती है। और इसमें भी टैग लगा होता है जिसका रंग होता है सफेद रंग का होता है, और ये भी प्रजनक की देखरेख में बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। और ये भी एनएससी या आरएसएससी पे तैयार किया जाता है। आरएसएससी क्या है, ये राज्य स्तर के बीज उत्पादन की एक संस्थान निगम है जो राजस्थान राज्य बीज निगम के नाम से जानी जाती है और इसकी स्थापना 1977 और 78 में की गई थी। अब उसके बाद में आता है प्रमाणित बीज। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर भी एक पुटअप होता है, उसमें यह होता है कि जैसे मान लो कि प्रजनक बीज है उसकी संतति कौन सी है, तो प्रजनक बीज की संतति है वो आधार बीज है। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जो आधार बीज है उसका स्रोत कौन सा है, तो आधार बीज का स्रोत है वो है प्रजनक बीज। अब उसके बाद में अपन चौथे स्टेप की बात करते हैं, उसमें आता है प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड जो किसान को मिलता है। और इसमें ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो किसान को मिलने वाला बीज है उसका प्रकार है, तो वो कौन सा है, प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड। इसकी भी आनुवंशिक शुद्धता है वो 99.5% होती है, जबकि भौतिक शुद्धता है वो 98% होती है। और इसमें भी है वो टैग लगा रहता है जिसका कलर होता है नीले रंग का। अब इसके अलावा ये प्रजनक की देखरेख में भी तैयार किया जाता है और इसके अलावा ये कोई प्रगतिशील किसान होता है वो भी तैयार
कर सकता है। और ये किसान को मिलने वाला बीज है। कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान को मिलने वाला बीज है वो कौन सा है, तो वो है प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड। ये हो गए बीज के प्रकार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब उसके बाद में इनको जो टैग कलर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसमें किस प्रकार का टैग लगा हुआ होता है, किस रंग का टैग लगा हुआ होता है। तो इसकी ट्रिक है मूल को छोड़कर पीसनी। मूल को छोड़कर पीसने का मतलब है मूल को छोड़कर, मतलब मूल केंद्र को छोड़कर पीसनी। पीसनी का मतलब है कि जो पहली अवस्था है वो कौन सी है, जैसे प्रजनक बीज है तो उसमें किस प्रकार का टैग लगा होता है, पीले रंग का। और फिर उसके बाद में जो फाउंडेशन सीड है या आधार बीज है उसमें सफेद रंग का टैग लगा होता है। और उसके बाद में प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड है उसमें नीले रंग का टैग लगा हुआ होता है। एक चीज और है, जो आधार या फाउंडेशन सीड है उसको मातृ बीज भी कहा जाता है, मदर सीड भी कहा जाता है। अब इसको कहने के कई अलग अलग वे है कि इससे जो मिलने वाला बीज होता है वो किसानों को मिलने वाला बीज होता है, इसलिए या इससे पहले जो किसानों को मिलने वाला बीज है उससे पहले वाली अवस्था है वो है आधार बीज, इसलिए इसको मातृ बीज भी कह सकते हैं। ये अलग अलग व्यू है। अब उसके बाद में बात करते हैं बीजोत्पादन में ही, वो है पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। पृथक्करण दूरी क्या होती है? पृथक्करण दूरी रखी क्यों जाती है? पृथक्करण दूरी इसलिए रखी जाती है ताकि आपस में कोई कंटामिनेशन न हो, न किसी कोई वैरायटी में आपस में कोई अशुद्धि ना उत्पन्न हो। तो इसकी परिभाषा ये है कि आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए कोई एक निश्चित स्थान पर निश्चित दो किस्मों के बीच में कोई निश्चित दूरी रखी जाती है, उस निश्चित दूरी को आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कहा जाता है। ये दूरी है वो आनुवंशिक शुद्धता रखने के लिए रखी जाती है। अब सभी फसलों की है वो आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग है, वो इस प्रकार की है। जैसे पहले फसल दे रखी है, गेहूं है, धान है, जौ है, जई है, ज्वार है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इनकी पृथक्करण दूरी है वो 3 × 3 मीटर की होती है। अब याद करने का तरीका ये है कि ये 3 × 3 इसमें तो सेम है, लेकिन किसी में जैसे 10 × 5 है तो उसको कैसे याद करें, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 5 तो याद है लेकिन ये पता नहीं कि 10 किसकी है और 5 किसकी है। तो इसका ये है कि आधार बीज है वो सबसे पहले बनता है, तो जो पहले वाली सबसे पहले वाली है वो 10 है, उसके बाद की क्या है जो बाद में बनता है वो बाद वाली अवस्था है। इस प्रकार ये 3 × 3 मीटर क्यों रखी गई है? क्योंकि ये क्या है कि जो स्वपरागृत फसलें हैं उनमें क्या है कि जो परागण है वो उनके अंदर खुद में ही होता है, उसी फ्लोर में होता है। इसीलिए क्या होता है कि इनकी ज्यादा डिस्टेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है और इसके लिए कोई ज्यादा पृथक्करण दूरी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसकी 3 × 3 मीटर ही रखी गई है। उसके बाद में बात करते हैं सभी दलहनी की, तो उसकी 10 मीटर × 5 मीटर रखी गई है। इसमें कुछ अपवाद है वो अरहर का है। अब उसके बाद में है जैसे कपास की, तो उसकी 50 मीटर इंटू या 50 और 30 मीटर रखी गई है। तो ये पृथक्करण दूरी है। इसके बाद में बात करते हैं अपन मक्का की, तो मक्का की पृथक्करण दूरी है वो है आधार बीज की है 400 मीटर और जो प्रमाणित की है वो 200 मीटर है। उसके बाद में है बाजरा की 400-200। इसके बाद में शंकर बाजरा जिसकी पृथक्करण दूरी है वो 1000 मीटर है और उसके बाद में जो प्रमाणित जो बीज है उसकी 200 मीटर है। अब इसकी ज्यादा क्यों है? ज्यादा करने का कारण ये है क्योंकि ये क्या है पर परागृत फसल है, इसमें क्या है पॉलिनेशन क्रॉस होता है, तो इसके लिए इस आइसोलेशन डिस्टेंस है ज्यादा रखने की जरूरत है। अब उसके बाद में बात करते हैं पर बीजों की जीवन क्षमता या जीवन क्षमता ज्ञात कैसे करते हैं या इसका परीक्षण कैसे करते हैं। अपन मार्केट से कोई बीज लेके आते हैं तो उसका क्या पता चलता है कि ये जीवित है या अजीवित है, तो उसके लिए अलग कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। इसमें पहला टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है टेट्राजोलियम परीक्षण या टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसको टीजेड के नाम से जेड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और जैविक परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो एंजाइम वर्क करता है इसलिए इसको जैविक टेस्ट भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें रसायन है वो काम में आता है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड और इस रसायन होता है इसके अंदर अपन क्या है कि बीजों को कुछ आधा पोर्शन काट करके और इस रसायन में 2-3 घंटे तक रखते हैं। तो यदि जो जीवित बीज है उसका रंग है वो लाल कलर का हो जाता है, इसका जो भ्रूण है उसका कलर यदि लाल हो जाता है तो वो जो अपन मार्केट से जो बीज लेके आ रहे हैं वो जीवित है, इसका मतलब ये है कि वो अंकुरित
होंगे। उसके बाद में यदि जो बीज का जो भ्रूण पोषण है यदि वो लाल नहीं रहता है और यदि वो सफेद है जैसा का जैसा है, तो उसका मतलब ये है कि जो अपन मार्केट से जो भी अपन सीड लेके आ रहे हैं, जो भी बीज लेके आ रहे हैं, वो मृत बीज है, वो अंकुरित नहीं होंगे। उसके बाद में यह आपके बताई दिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो बीजोत्पादन का कार्य किया जाता है वो जो राष्ट्रीय बीज निगमों द्वारा किया जाता है, या जिसे एनएससी कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में जो राज्य स्तर पे जो बीज उत्पादन का काम किया जाता है वो आरएसएससी द्वारा किया जाता है, राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा। ये एक जो प्रयोगशाला है, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय बीज प्रयोगशाला, जो वाराणसी यूपी में। उसके बाद में जो दूसरा टेस्ट आता है वो आता है गोडेक टेस्ट। गोडेक टेस्ट में क्या किया जाता है, जो टेट्राजोलियम टेस्ट है उसकी जैसे ही केमिकल काम में ले जाता है, केवल यहाँ क्लोराइड की जगह वो ब्रोमाइड काम में लेते हैं और उसमें सेम केमिकल होता है और वैसे ही प्रोसेस होती है जो बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए काम में लेता है। उसके अलावा है जो पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, ये यदि अपने को बीजों की जीवन क्षमता है जल्दी ज्ञात करनी हो, शीघ्रता से ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट काम में लिया जाता है। अब उसके बाद में है बीजोपचार। यदि आपने कोई बीज का सिलेक्शन कर लिया, आपने टेस्ट कर लिए कि बीज है वो सही है, अब उसके बाद में बीजोपचार करते हैं। और बीजोपचार करने के जो मेथड है या जो तरीका है वो एफआईआर के अकॉर्डिंग तरीका है। ये एफआईआर का क्या मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फंजीसाइड, आई का मतलब इंसेक्टिसाइड, आर का मतलब राइजोबियम कल्चर, या कहीं में जैसे दलहनी में राइजोबियम लेते हैं और इसके अलावा दलहनी में है वो अजेटोबैक्टर, एंजियोस्पर्म, ये जो जीवाणु है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एफ का मतलब फंजीसाइड जिसे कवकनाशी से अपना उपचारित करते हैं, आई का मतलब जो कीटनाशी से उपचारित करते हैं, और राइजोबियम कल्चर काम में लेते हैं। इस सीक्वेंस को जो है वो आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते, मान लो कि अपन ये राइजोबियम है ये पहले ले आए यहाँ पे, तो क्या होगा यदि अपन राइजोबियम यहाँ पे ले आते हैं या पहले उपचारित करते हैं तो क्या होगा, उसके बाद में अपन ने इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी से उपचारित किया है तो ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये खत्म हो जाएगा और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाएगा, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करेगा तो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होगी। उसके बाद में एक प्रक्रिया होती है जो बीजोत्पादन में, वो है रोगिंग। ये रोगिंग क्या होती है, रोगिंग भी एक तरह की क्या है, जो आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने का ही एक प्रकार है। रोगिंग क्या होता है कि अपने जो ओप टाइप प्लांट होते हैं या जो अलग प्रकार के प्लांट होते हैं उनको रोग प्लांट कहते हैं, या अपन कह सकते हैं कि एक फसल या एक किस्म के अलावा अन्य कोई भी पौधा है या उसी दूसरी किस्म का पौधा भी हो सकता है, वो पौधा रोगी पौधा कहलाता है और इसको उखाड़ने की प्रक्रिया है वो रोगिंग कहलाती है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको है वो पढ़ने में या फिर नोट्स बनाने में आसानी हो।